एकजुट जम्मू का नाम तो काम के कारण ही है ना, तो दैट इज अब कामों पे आना चाहूँगा। आपने एक काम शुरू किया था रोशनी को लेकर, और उसके बाद एकदम ढोल नगाड़े भी बजे, कहा जी बस अब तो एक्शन शुरू हो गया। फिर बीच में हमने ये भी देखा कि कुछ एक जेसीबी दाएं बाएं गई, लेकिन अंकुर जी वो सारा काम ठप हो चुका है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उन्हीं जगहों पर दोबारा से मरला 5 लाख रुपया हो गया है और ज़मीन दोबारा बिकनी शुरू हो गई है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहाँ एविक्शन कर रहा है मेरी नोटिस में नहीं है, कहीं कर रहा होगा तो मुझे पता नहीं। जेडीए जहाँ जाता है वहाँ रेजिस्टेंस होती है और फ़ौरन उनको कागजात दिखाए जाते हैं और जेडीए दुम दबाकर वहाँ से भाग आता है, ठीक है। और कई जगहों पर हमारे पास प्रमाण भी है और वॉइस रिकॉर्डिंग्स तक हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं तक को अप्रोच किया जाता है, वो तक प्रेशराइज करते हैं सिस्टम को, और उनके चलते जो है ये सारे काम नहीं हो रहे हैं। तो आपसे समझना चाहूँगा, हमने तो ये सोचा था कि अब इसके बाद जो है जितने ज़मीन के डाकू हैं, जिन लोगों ने ज़मीनों के ऊपर नाजायज़ कब्जे किए, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाइयाँ होंगी, वो सारा ठंडे बस्ते में क्यों पड़ गया? एक राजनीतिक संगठन, जिस संगठन ने थोड़े ही छोटे से अरसे में जम्मू के बुद्धिजीवियों के बीच में, आम लोगों के बीच में अपनी पहचान बना ली है। मतों के हिसाब से अगर आप गिनती करना शुरू करेंगे तो फिर संभवतः आप बहुत सारे और भी सवाल बहुत सारे अन्य और ग्रुपों को लेकर कहेंगे, लेकिन एकजुट जम्मू को लेकर एक बात तो माननी पड़ेगी कि जम्मू की सिविल सोसाइटी में एकजुट जम्मू अब एक नाम है और एडवोकेट अंकुर शर्मा एक इम्पॉर्टेंट शख्सियत। अंकुर जी, सबसे पहले तो आपसे ही जानना चाहूँगा, आप डिलिमिटेशन कमीशन के समक्ष गए या नहीं गए? जी, हम नहीं गए और डिलिमिटेशन कमीशन का हमने बहिष्कार किया। वी बायकॉटेड दिस डिलिमिटेशन कमीशन, और उसका कारण यही था कि जिस आधार पर जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन हो रही है वो आधार ही झूठ है, और डेमोक्रेसी की रेस्टोरेशन के नाम पे शैम डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को रीइंट्रोड्यूस करने की इस कवायद के हम बिल्कुल खिलाफ हैं। ये बात तो भाजपा भी कहती थी, वो तो इस सारी प्रक्रिया में शामिल हैं और वो तो आपको भी सुझाव दे रहे हैं कि आपको भी इसमें शामिल होना चाहिए, और कह भी रहे हैं कि 2011 की सेंसस पे हमको विश्वास तो नहीं है, लेकिन ये आधार से लिंक हो गया है। तो हमने कहा है कि आधार से जो लिंक्ड है उस सेंसस को आप जो है बुनियाद बनाएं, उसके ऊपर आप जो हैं डिलिमिटेशन करें। देखिए, अगर आपको 2011 के बजाय 2021 के आधार पर डिलिमिटेशन करनी है या फिर कोई और आधार बनाना है, इलेक्टोरल रोल्स जो नहीं बन सकता कानून जिस तरीके का इस समय है, तो आपको तो सबसे पहले J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में अमेंडमेंट करनी है। मान लीजिए हम डिलिमिटेशन कमीशन को जाके अपना केस प्रेजेंट करें और डेटा दिखाएं और साबित करें कि 2011 के सेंसस में बहुत घपले हैं, फ्रॉड्स हैं, जम्मू की पॉपुलेशन को इस तरीके से गलत तरीके से कम किया गया है, तो डिलिमिटेशन कमीशन का क्या जवाब होगा? वो ये कहेंगे कि हम तो कानून से बाध्य हैं। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की सेक्शन 62, 63, सबसेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 14, उसमें लिखा हुआ है कि 2011 के सेंसस के आधार पे करना है। तो आप बताइए हम क्या करें? डिलिमिटेशन कमीशन हमें ये कहेगी कि आपको ये ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री के सामने बात रखनी चाहिए थी, क्योंकि प्रधानमंत्री के पास पार्लियामेंट में मेजॉरिटी है, इसलिए वो प्रधानमंत्री हैं, और पार्लियामेंट में मेजॉरिटी होने के आधार पे ही वो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को अमेंड कर सकते हैं। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पार्लियामेंट ने बनाया ना, जिस समय 2019 में 370/35 से एब्रोगेट हुआ और जम्मू कश्मीर को एक यूटी बनाया, लद्दाख को एक यूटी बनाया, तो उसमें चेंज करनी पड़ेगी। तो इसीलिए डिलिमिटेशन कमीशन के सामने वो मांग रखना जो उसके मैंडेट से बाहर है, जो उसके क्षेत्राधिकार में ही नहीं है, जो उसकी काबिलियत में ही नहीं है, जिसका स्कोप इतना बड़ा है कि उसके लिए पार्लियामेंट का सहारा लेना है, तो ये फिर एक महज एक पॉलिटिकल गिमिक्री हो जाती कि दिखाने के लिए लोगों को हम ये कहते कि देखिए देखिए बहुत ज़ोर से हम ये आवाज़ उठा के आए हैं। लेकिन आपने ये देखा कि डिलिमिटेशन कमीशन के पास एकजुट जम्मू नहीं गया, लेकिन तमाम जितने संगठन, चाहे राजनीतिक चाहे गैर राजनीतिक, सब ने एकजुट जम्मू वाली बात ही रखी डिलिमिटेशन कमीशन के सामने कि 2011 का सेंसस फ्रॉड है, फज्ड है, इंक्लूडिंग कांग्रेस, इंक्लूडिंग। एक चीज़ समझना चाहूँगा कि यदि आप डिलिमिटेशन कमीशन के समक्ष नहीं जाते हो, ठीक है, आपका अपना एक मत है, आपकी अपनी एक सोच है, लेकिन आपसे ही समझना चाहूँगा, डिलिमिटेशन कमीशन एक रिपोर्ट तैयार करता, उस रिपोर्ट में ये जिक्र करता कि जी एकजुट जम्मू एक संगठन हमारे समक्ष आया था, उन्होंने ये बातें हमारे सामने रखी थी और उसके आधार पर हो सकता है डिलिमिटेशन कमीशन केंद्र सरकार को ये करता कि इनकी जो चिंताएं हैं या इनकी जो इनको जो कन्फ्यूजन है, इसको एड्रेस करने की भी ज़रूरत है। देखिए, ऐसा नहीं होता, क्योंकि कोई भी जो कमीशन है उसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस बहुत स्पष्ट होती हैं, सटीक होती हैं। डिलिमिटेशन कमीशन को यहाँ के सियासी इश्यूज़ को केंद्र सरकार के साथ डिस्कशन करने का स्कोप उसका नहीं है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस आर वेरी क्लियर। डिलिमिटेशन कमीशन
से जिन मुद्दों पे चीज़ें पूछी गई हैं उससे उसी का जवाब देना। दैट इज़ हाउ प्रोफेशनल एजेंसीज वर्क। ये तो कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि डिलिमिटेशन कमीशन को बताते तो प्रधानमंत्री को पता चलता या केंद्र सरकार को पता चलता। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जैसा आपने देखा कि जिस तरीके से जनता के बीच में हम ये मुद्दा लेके गए, जिस तरीके से नेशनल मीडिया ने इस मुद्दे को कवर किया, जो एकजुट जम्मू का एक्सक्लूसिव मुद्दा था पॉलिटिकल लेवल पे, अगर आप देखें तो इसकी जो खनक है वो पूरे देश में फैली है। तो जो हमारा दायित्व है जम्मू कश्मीर के प्रति, जम्मू जो संभाग की जनता के प्रति, उसे हमने निभाया है, सही फोरम पे जाके निभाया है। प्रॉब्लम ये रहती है कि अगर डिलिमिटेशन कमीशन के सामने इस शैम प्रोसेस में अगर हम पार्टिसिपेट कर जाते तो प्रोसेस लेजिटिमाइज हो जाता, फिर हमारी ये ऑब्जेक्शन मात्र बन के रह जाती, जिसे वो ये कह के टाल देते कि ये हमारे दायरे में नहीं था, हमारे स्कोप में नहीं था। आप समझने का मैं आपसे निवेदन यही कर रहा हूँ, प्रयास ये करें कि जिन्होंने करना है उनके कान में ढोल बजा के बता दिया गया है। इतना ढोल बज गया है कि उन्हें राजनीति करने के चक्कर में ये भी नहीं याद रहा कि हमें ये डिलिमिटेशन कमीशन के सामने ये बात कहनी है कि ऑल पार्टी मीटिंग में या प्रधानमंत्री के लेवल पे कहनी है। डिलिमिटेशन कमीशन में वो बात हमारी कह के देखिए, अल्टीमेटली यू आर डिमांडिंग दिस चेंज फ्रॉम बीजेपी, क्योंकि बीजेपी ही पास की पार्टी है ना, जिसके पास केंद्र में सत्ता में जिसके पास मेजोरिटी है, जो बिल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जो बिल पास करवा सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो वो तो हमारी ही लाइन टो कर रही है, तो हमारी सफलता तो ऑलरेडी हुई है। एक आपको लेकर एक मत क्यों बनता जा रहा है कि विद्वानों का एक टोला है जी, ये अपना जो मत रखते हैं ठीक है वो रखते हैं, लेकिन ये कोई राजनीतिक लोग नहीं है। इसलिए होता क्या है कि आप बात जो है, आप गेंद को जो है मैदान में फेंक देते हैं, तो फिर उस फुटबॉल के साथ जो है खेलने का काम बाकी राजनीतिक दल करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि जो राजनीतिक तौर पर, जाहिर सी बात है, यहाँ ये कहा जाता है कि भाई यहाँ सरों को तोला नहीं गिना जाता है, तो इस और क्या अब आप अग्रसर हैं ताकि आपका भी राजनीतिक एक वर्चस्व जो है वो जम्मू कश्मीर में बने, या ये होगा कि आने वाले समय में हम आपको देखेंगे कि आप भी दाएं बाएं कोई एक दल देखकर कहेंगे कि चलिए हम इनका हिस्सा हो जाते हैं हम, क्योंकि ये हमारी जैसी बात कर रहे हैं? नहीं, आप तो वो भूल रहे हैं। आप यू वर देयर व्हेन वी डिक्लेयर्ड एकजुट जम्मू एज अ पॉलिटिकल पार्टी नवंबर 2020 में। प्रोसेस इज इन द कंप्लीशन स्टेज। प्रैक्टिकली वी आर रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे आपको नाम दिखेगा। अ सर्टिफिकेट हैज़ टू बी इशूड। वो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस रहते हैं, ऊपर नीचे चलता है, कोविड के कारण डिले। दूसरा, हमारा ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेंशन का काम तो बहुत तीव्र गति से चल रहा है। यानी हम एक व्हीकल क्रिएट कर रहे हैं जिसके ज़रिए हमारे फेवर में जो इमोशंस हैं या जम्मू की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उन्हें किस, मतलब हमारे प्रति जो एक विश्वास है उसे वोट्स में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाए। यानी कि एक पॉलिटिकल पार्टी, तो फुल फ्लेश्ड पॉलिटिकल पार्टी तो हम हैं ही। विद्वानों का टोला वाली बात नवंबर 2020 से पहले आप कह सकते थे, लेकिन अभी ये कहना बेमानी होगा। और आपने देखा कि किस तरीके से किश्तवाड़ जाने से हमें रोका जाता है। जब आगे किश्तवाड़ जाने से रोका जाता है तो जिस स्थान पे रोका जाता है ठाठरी, वहीं पे हमारा एक पॉलिटिकल ऑफिस विद फुल फ्लेज्ड टीम हम इनॉग्रेट करते हैं। किश्तवाड़ में 100-150 से अधिक गाड़ियों का बड़ा एक रैली होती है। ये तो तभी पॉसिबल है जब व्हेन यू हैव पीपल वर्किंग फॉर यू, जब आपकी टीम्स वहाँ पे गठित होंगी। यानी कि बड़ा क्षेत्रीय दल जम्मू में तैयार हो रहा है। देखिए, 10 के 10 जिलों में एकजुट जम्मू की इस समय प्रेजेंस है। हर डिस्ट्रिक्ट में टीम्स बनी हैं। जिस समय ऑल पार्टी मीटिंग, जिसमें जम्मू को बाहर कर दिया गया, डिस्कशन से बाहर कर दिया गया, जम्मू का अनादर किया गया, जम्मू कश्मीर के फ्यूचर के बारे में बातचीत शुरू हुई और उसे बुलाया नहीं गया, उस समय आपने देखा हमने सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में जिस तरीके का जम्मू में प्रोटेस्ट किया था, जिसे स्वयं मैंने लीड किया था, यहाँ पे हर जगह पे किया। यानी तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में वो सब चीज़ें हुई थी। ब्लैक डे फॉर जम्मू वो ट्रेंड किया था। सोशल मीडिया पे प्रेजेंस की मैं बात कर रहा हूँ, वो तभी पॉसिबल हो जाएगा ट्रेंड व्हेन यू हैव थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर्किंग ऑन दैट। लेकिन अंकुर जी, जब हम अलग अलग राजनीतिक दलों से बात करते हैं तो वो हमको कहते हैं जी कि अगर किसी आदमी की प्रेजेंस सोशल मीडिया के ऊपर ज़बरदस्त है, वो ट्विटर पे ट्वीट अच्छा कर लेते हैं और फेसबुक पे आपको इंटरव्यू दे देते हैं और बड़ी उनकी वीडियो वायरल होती है, तो उसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं कि वो राजनीतिक तौर पर बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े सिग्निफिकेंट है। इसको कैसे देखते हैं? नहीं, ठीक बात है। देखिए, एक ही क्रिटिसिज्म इस समय भाजपा या अन्य दलों के पास है कि वो ये कह सकते हैं कि इनका विस्तार इतना नहीं हुआ है, विस्तार इतना नहीं हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली ये भूल रहे हैं कि जिस तीव्र गति से हमारा विस्तार हो रहा है, जिस दिशा में हम बढ़ रहे हैं, एकजुट जम्मू एक क्रेडिबल, आइडियोलॉजिकल, रीजनल, इंडिजिनस पॉलिटिकल ऑप्शन बन के उभर चुका है। जितने भी इश्यूज़, जिन इश्यूज़ पे राजनीति जम्मू कश्मीर में हो रही है, वो एकजुट जम्मू की और हमारी स्वयं की व्यक्तिगत सफलताएं हैं। इससे पहले जम्मू मुक्ति मोर्चा का एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसमें और एकजुट जम्मू में सबसे बड़ा फ़र्क क्या है? देखिए, हमारी एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई है। हमने जम्मू कश्मीर में डिस्कोर्स को चेंज किया है। हम एक हेजिमोनिक ऑर्डर के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। जो उनके टूल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके हमने जम्मू की आवाज़ को आर्टिकुलेट किया है। उनके टूल्स को हमने, चाहे वो कोर्ट में हो या पॉलिटिकल बैटलफील्ड में हो, उन्हें ध्वस्त किया है। जो कानून जम्मू के खिलाफ बने, उन कानूनों को ध्वस्त किया है। तो जहाँ पे एक जगह
पहले ये था कि भाई इनसे डिसएंटेंगल होके ही हमारा कुछ हो सकता है, और डिसएंटेंगल होने की लड़ाई को ही अंतोगत्वा तमाम बड़ा गोल बना लें, और तब तक आप लोगों में ये बात करते रहें कि भाई सेपरेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। उससे 2-4-5 कदम आगे बढ़ के हमने जो ऑनस्लॉट्स हो रहे थे जम्मू संभाग पे, पॉलिटिकल लेवल पे, आइडियोलॉजिकल लेवल पे, उन्हें रिवर्स करने का काम किया। जो भी एकजुट जम्मू की सफलताएं हैं वो जम्मू के संबंध में ही हैं। जम्मू की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, जम्मू की प्राइड को खड़ा करना, उस दिशा में किए गए काम है, चाहे वो रोशनी का हो, माइनॉरिटी का हो, 14 फरवरी 2018 का हो ऑर्डर हो, या सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स जिस तरीके से जम्मू को एक डोरमैट की तरह ट्रीट करते थे, उन सब तमाम सिम्टम्स से लड़ने की बात हो। दैट इज़ वाई क्या आप इस और इशारा कर रहे हैं कि पहली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डिलिमिटेशन कमीशन के समक्ष जाकर कश्मीर में अलग बात की, जम्मू में अलग बात की? तो क्या आप इस और इशारा कर रहे हैं कि सभी राजनीतिक दल जो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, उन्हें भी अब दो स्वरों में बोलना पड़ रहा है? और कारण ये है कि दाएं बाएं के दल भी अब ये कहना शुरू हो गए हैं कि भाई ये कश्मीर में तो अलग कह रहे, डिलिमिटेशन कमीशन के सामने बात कर रहे हैं, जम्मू में अलग बात कर रहे हैं। तो क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब कुछ एकजुट जम्मू के कारण हो रहा है? देखिए, जिस तरीके का डिस्कोर्स इस समय जम्मू में बना है, उसके कारण बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपनी पोजीशनिंग चेंज करनी पड़ी है। जहाँ तक 2011 के सेंसस के आधार की बात है, आप उसका क्रेडिट किसे देंगे? ये इशू को इशू बनाना और लोगों तक पहुँचाना, आई डोंट हैव टू से एनीथिंग। आप समझते हैं कि ये लड़ाई किसने लड़ी, मतलब या किस संगठन ने लड़ी, या किस तरीके से ये, तो उस लेवल पे तो हो ही रहा है। बट अदरवाइज एक पोजीशनिंग चेंज करना, पॉलिटिकल पार्टीज़ पे प्रेशर बनना और उनकी पोजीशन डाइल्यूट होना या चेंज होना, दैट अपार्ट, जो ऑफेंसिव्स थे जम्मू के खिलाफ, उनसे लड़ाई करके हमने जीत हासिल की है। हमने कभी ये ढिंढोरा नहीं पीटा कि पहले सत्ता दीजिए फिर आपको करके दिखाएंगे। हम करते जा रहे हैं, और इसलिए लोगों में हमारा वर्चस्व जो है वो धीरे 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 बढ़ रहा है। जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो कहती हैं, जिनका जो आप कह रहे हैं कि ये मत बन रहा है कि ये विद्वानों का एक टोला है, वो एक आप उसे एक क्रिटिक के तौर पे समझिए, क्रिटिसिज्म के तौर पे समझिए कि जब मेरिट्स पे आप क्रिटिक नहीं कर पाएंगे, जब हमारी परफॉर्मेंस के आधार पे हमारे खिलाफ कुछ नहीं बोल पाएंगे, तो यही कहेंगे कि इनके साथ लोग कम है। ऑब्वियसली लोगों का टोला तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। बात यह है कि कितनी तीव्र गति से बढ़ रहा है। और दूसरी चीज़ क्रेडिबिलिटी। आज भाजपा कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी समाज में नहीं है। आपको क्रेडिबिलिटी क्राइसिस एकजुट जम्मू फेस करता हुआ नज़र नहीं आएगा। आप भी फील्ड में रहते हैं, आप भी लोगों से बात करते हैं, तो सफलता का आधार क्या है? क्रेडिबिलिटी। डू वी हैव इट और नॉट? दूसरा, लोगों का साथ में जुड़ना। अब 2018 नवंबर 2020 में अगर हमने पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेयर की, तो आने वाले 1-1.5 साल के अंदर अंदर जो हमारा रूप बनेगा वो आज से तो विशालकाय होगा। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इतना विशालकाय होगा कि जम्मू संभाग की जितनी भी सीट्स होंगी, चाहे 39 हो या 40 हो, 90 मेंबर असेंबली में से, सब सीटों पे हमारे कैंडिडेट्स खड़े होंगे। एक पॉलिटिकल ऑप्शन के तौर पे एकजुट जम्मू लोगों के जहन में, कॉन्शियसनेस में, चेतना में इस समय बन गया है। अपने इस ऑर्गेनाइजेशन को ग्रासरूट लेवल तक प्रेजेंट करके खड़ा करना, उस टास्क को हम अंजाम दे रहे हैं, जिसमें लोगों का समर्थन चाहिए। जो समर्थन हमें बहुत बढ़िया तरीके से, तीव्र गति से मिल रहा है, क्रेडिबिलिटी के आधार पे, जिस तरीके के इश्यूज हम टेकअप करते हैं उसके आधार पे, जिस तरीके के आइडियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज, चाहे क्रूड पॉलिटिकल क्वेश्चन से सटल नुआंस्ड पॉलिटिकल क्वेश्चंस हो, उन्हें हैंडल करने में जिस तरीके से डिस्कोर्स चेंज किया है। और जैसा आपने शुरू में कहा कि आज अगर हमें लोग जानते हैं तो हमारे काम के कारण जानते हैं, इसलिए नहीं जानते कि अंकुर शर्मा किसी पॉलिटिकल पार्टी में किसी उच्च पद पे बैठे हैं, या अंकुर या अंकुर शर्मा किसी उच्च पद से त्यागपत्र दे के आए हैं। नहीं, देखिए, आपकी कैपिटल या आपकी पहचान अगर आपके पद से होगी कि एक्स IAS थे जी, एक्स IPS थे जी, DC रहे हैं, कमिश्नर सेक्रेटरी रहे हैं, तो उसमें आपकी व्यक्तिगत तो कुछ नहीं है, वो आप एक करियर सर्विसेज में है। या आपने एक पार्टी ज्वाइन कर ली और कुर्सियां लगा के और गुटबाजी कर करके और लॉयल्टी कुछ लोगों से, देश से नहीं, पार्टी से नहीं, कर करके कोई जनरल सेक्रेटरी बन गए, कोई स्पोक्स पर्सन बन गए, या कोई उच्च पद पे बैठ गए जिस पद के कारण आपको जाना गया। सो दैट इज़, वो आप डिस्टिंग्विश कर। हाँ, एकजुट जम्मू को या अगर हमें जाना जाता है तो काम से जाना जाता है, और पीपल नो अस बाय आवर नेम, नॉट बाय सम काइंड ऑफ अ पोस्ट। देखिए, एकजुट जम्मू का नाम तो काम के कारण नहीं है ना। दैट इज। अब कामों पे आना चाहूँगा। आपने एक काम शुरू किया था रोशनी को लेकर, और उसके बाद एकदम ढोल नगाड़े भी बजे, कहा जी बस अब तो एक्शन शुरू हो गया। फिर बीच में हमने ये भी देखा कि कुछ एक JCB दाएं बाएं गई, लेकिन अंकुर जी वो सारा काम ठप हो चुका है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उन्हीं जगहों पर दोबारा से
मरला 5 लाख रुपया हो गया है और ज़मीन दोबारा बिकनी शुरू हो गई है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहाँ एविक्शन कर रहा है मेरी नोटिस में नहीं है, कहीं कर रहा होगा तो मुझे पता नहीं। जेडीए जहाँ जाता है वहाँ रेजिस्टेंस होती है और फ़ौरन उनको कागजात दिखाए जाते हैं और जेडीए दुम दबाकर वहाँ से भाग आता है, ठीक है। और कई जगहों पर हमारे पास प्रमाण भी है और वॉइस रिकॉर्डिंग्स तक हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं तक को अप्रोच किया जाता है, वो तक प्रेशराइज करते हैं सिस्टम को और उनके चलते जो है ये सारे काम नहीं हो रहे हैं। तो आपसे समझना चाहूँगा, हमने तो ये सोचा था कि अब इसके बाद जो है जितने ज़मीन के डाकू हैं, जिन लोगों ने ज़मीनों के ऊपर नाजायज़ कब्जे किए, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाइयाँ होंगी, वो सारा ठंडे बस्ते में क्यों पड़ गया? देखिए, सरकार बेईमान हो गई है। जिस तरीके से रिव्यू पिटिशन फाइल करके जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में रोशनी जजमेंट के अगेंस्ट इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस को स्वयं स्टॉल किया है। कोई कोर्ट से ऐसा आदेश नहीं है कि आप स्टॉल करिए इसे, या कोर्ट की तरफ से ऐसी कोई हिंट भी नहीं है कि आप जजमेंट को इम्प्लीमेंट ना करिए। स्वयं ही पार्टी बन के, स्वयं ही ये दरख्वास्त करके कि जिन लोगों ने इलीगल एनक्रोचमेंट्स की हैं उनके लिए हम स्कीम्स लाना चाहते हैं। देखिए, एक तो ये चीज़ होगी, गवर्नमेंट के लेवल पे ये हुआ है। दूसरा, आपको ये समझना पड़ेगा कि रोशनी केवल कानून ही नहीं था जिसे हमने ध्वस्त करवाया, एक ऐसा सबवर्सिव टूल था जिसके ज़रिए जम्मू की डेमोग्राफी को चेंज करने का षड्यंत्र कश्मीर और पाकिस्तान में बैठ के रचा गया था। यानी पाकिस्तान का पीछे दिमाग था आईएसआई का, और कश्मीर की जो पाकिस्तानी प्रॉक्सीज और पाकिस्तानी फ्लैंक्स बन के जो पॉलिटिकल पार्टीज काम कर रही हैं, उनका एक बहुत बड़ा सबवर्सिव टूल था। अब उस टूल को हमने ध्वस्त किया। उस जजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन में अगर बीजेपी के लोग शामिल होकर उसे स्टॉल करने की कोशिश कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि जम्मू के लोग इन्हें माफ़ करेंगे, क्योंकि ये जम्मू के सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस का मसला था जिस पे हमने एक बहुत बड़ी रोक लगाई। जहाँ तक एकजुट जम्मू का सवाल है, ऑब्वियसली आने वाला समय है जिस समय में हम विल इंश्योर कि ये जजमेंट की प्रॉपर तरीके से पालना हो और जो इंक्रोचमेंट्स हैं वो हटें। और जिस तरीके से आपने बताया, जेडीए हो या फॉरेस्ट हो या रेवेन्यू के लोग हों जो स्टेट लैंड्स एविक्ट करने की जिनकी जिम्मेवारी है, उनके खिलाफ भी इंडिविजुअल लेवल पे भी कार्रवाई शुरू की जाएगी, क्योंकि जजमेंट में क्लियरली ये लिखा है कि कोई भी वो अधिकारी जो वहाँ पे रहते हुए अपने कार्यकाल के दौरान एविक्शन कैरी आउट करने में आनाकानी दिखाता है, प्रॉपरली काम नहीं करता है, वो भी माना जाएगा। तो सीबीआई इज़ ऑन द जॉब, हम प्लान कर रहे हैं। विल वेट फॉर अनदर डेट इन द कोर्ट, और उसके बाद हमारी तरफ से भी जो मैक्सिमम अंडर लॉ पॉसिबल हो सकता है वो करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जम्मू संभाग के लोगों को अब ये समझने की आवश्यकता है कि कितनी ओछी राजनीति का शिकार हैं बीजेपी वाले भी। जिस तरीके से आपने एग्जाम्पल दी कि हाई कोर्ट में बीजेपी ने स्टॉल करने के लिए वहाँ पे भी इंटरवेंशंस कर दी और ग्राउंड पे फ़ोन वोन करके स्टॉल करने का ये काम करवाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जेन्युइन होल्डर्स हैं, तो उन्हें तो कोर्ट से हम भी दिलवा रहे हैं, लेकिन जो जेन्युइन है वो एक चीज़ है। जो इनजेन्युइन, जिस तरफ आपने इशारा किया कि 5-5 लाख रुपए मतलब फिर सरकारी ज़मीन की, फॉरेस्ट की ज़मीन की बिक्री हो रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई करना इनकी जिम्मेवारी है। लेकिन मुझे लगता है कि वोट बैंक की राजनीति में, अपीजमेंट की राजनीति में, जैसा कांग्रेस पहले करती थी या पीडीपी यहाँ पे करती थी, उसी लाइन पे चलते हुए जम्मू के लोगों की पीठ में छुरा भोंकने का काम कर रहे हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में जम्मू संभाग के लोग इन्हें कभी भी माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि जम्मू के खिलाफ जो सबवर्सिव टूल्स अनलीश किए गए थे, उनका खात्मा करने के बाद भी उन सबवर्सिव टूल्स को बैकडोर से लाके जम्मू के खिलाफ डिप्लॉय किया जा रहा है। ये इन्हें समझने की आवश्यकता है। इसमें कुछ आईएएस ऑफिसर भी इन्वॉल्व? 100% आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, पुलिस डिपार्टमेंट हो, रेवेन्यू के लोग हों, तमाम लोग इन्वॉल्व हैं। एक केस में तो आपके जो भी एग्जिस्टिंग एडवाइज़र हैं उनका भी नाम है, एक्स आईएएस। अब आज कई लोगों के घर पे रेड वगैरह भी हुई है, उनके नाम भी रोशनी की एफआईआर्स में शामिल हैं, लैंड एनक्रोचमेंट में शामिल हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिनके नाम शामिल हैं। लेकिन अंकुर जी, होता ये है कि अगर इनमें से जितने लोगों के घरों पे छापे पड़ने वाले हैं या पड़ सकते हैं आने वाले कल में, वो अगर एक पर्टिकुलर राजनीतिक दल में चले जाते हैं तो उसके बाद छापे पड़ने बंद हो जाते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना बंद हो जाती है, फ़ौरन वो ऑल क्लीन हो जाते हैं। तो क्या आपको लगता है इस तरीके से जो राष्ट्रभक्त जनता है जम्मू कश्मीर की, क्या आपको लगता है कि उनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी कि जनाब अब 5 अगस्त 2019 के बाद एक नया जम्मू कश्मीर होगा जिसमें आपको जो है चोरी नहीं करने दी जाएगी, डाका नहीं डालने दिया जाएगा, ज़मीन पर जबरन कब्जे नहीं करने दिए जाएंगे, और अगर आपने किया है तो आपको वो छोड़ना पड़ेगा, ये तमाम चीज़ें संभव हो पाएंगी? अब 2 साल का समय होने लगा है, तो मैं आपसे ये समझना चाहूँगा, क्या ये एटीट्यूड होना चाहिए अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ का? क्या आप हमारे दल में आ जाइए फिर सब ठीक है, अगर आप हमारे दल में नहीं है तो फिर सब खराब है? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके बहुत सारे तथ्य भी आपको सामने। इनफैक्ट अपनी पार्टी में ऐसे लोग गए जिन्हें भाजपा बचा रही है, जिन पे एफआईआर्स रजिस्टर्ड है, दैट अपार्ट।
लेकिन मैं आपको ये निश्चित तौर पे ये बताना चाहूँगा कि एकजुट जम्मू जो पॉलिटिकल संगठन है उसमें इस तरीके का कोई भी व्यक्ति आ नहीं पाएगा, ना उसे आने दिया जाएगा। और मैंने आपको जैसे पहले बताया कि इन्हीं कारणों से एकजुट जम्मू एक पॉलिटिकल पार्टी बनी है। और जो कारण आप कैमरा पे इस समय बता रहे हैं, ये इट इज़ नॉट अ टॉप सीक्रेट, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ये आम जनता भी जानती है। इसलिए हमने ये कहा कि एक पॉलिटिकल व्हीकल बना के इन्हीं कुरीतियों के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट जम्मू बना है। नई दिल्ली में क्या बदलाव आया है जम्मू कश्मीर को लेकर? देखिए, कुछ बदलाव नहीं आया। हमारा तो क्रिटिसिज्म ही यही है कि 370 और 35A को बैकडोर से, जो पुराना निज़ाम था उनको बैकडोर से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। और जिस दिन ऑल पार्टी मीटिंग हुई है उस दिन तो साबित हो गया कि दिल्ली की सोच क्या है। दिल्ली की सोच तो यही है कि झूठ को आधार बना के सत्ता फिर कश्मीर के हाथ में सौंप दो और उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज़ के हाथ में सौंपो जिन्हें आप चोर, डकैत, राष्ट्रद्रोही कहते हो। और जम्मू जिन्हें समझता है कि जम्मू की पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट और एनस्लेवमेंट का मुख्य कारण है, करता धरता है उसके, तो अल्टीमेटली नथिंग हैज़ चेंज्ड। दैट हैज़ बीन आवर प्राइम क्रिटिक अगेंस्ट द गवर्नमेंट। हमने तो मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि यही हमें समझने की ज़रूरत है कि चूंकि परिस्थिति ये है, इसलिए यू नीड अ न्यू पॉलिटिकल ऑप्शन। और मैंने आपको आश्वासन दिया कि हमारे इस पॉलिटिकल ऑप्शन में इस तरीके की पृष्ठभूमि का कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, और अगर आने की कोशिश भी करेगा तो उसे नहीं आने दिया जाएगा। और गलती से किसी तरीके से कुछ मिसरिप्रेजेंट करके, कुछ छुपा के अगर आ भी गया तो कड़ी कार्रवाई ऑन प्रायोरिटी बेसिस उस पर होगी। और इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जनता भी इन सब चीज़ों को देख रही है और इसीलिए मन बना चुकी है कि आने वाले अगले इलेक्शंस में एकजुट जम्मू ही जम्मू संभाग का प्रतिनिधित्व करेगा। जितनी पॉलिटिकल कंसोलिडेटेड पॉलिटिकल एक्सप्रेशन 25 से अधिक सीट्स भाजपा को पिछली बार दी थी जम्मू संभाग ने, अब ये मन बना चुका है जम्मू संभाग कि ये अपनी एक रीजनल इंडिजिनस एकजुट जम्मू पार्टी को इसके बराबर का पॉलिटिकल एक्सप्रेशन, पॉलिटिकल सपोर्ट जम्मू देगा। एक अंत में आपसे अंकुरी जानना चाहूँगा, आपका एक बहुत बड़ा प्लान था जिस पर आपने लंबे मंथन भी कराए, बहुत सारी डिबेट्स मैंने देखी कि आपने कराई, जम्मू में डिबेट्स करवाई। पहली बार बहुत सारे लोगों को दिल्ली से जम्मू में आते हुए और उस पर बात करते हुए देखा। 35A की बात कर रहा हूँ मैं। कानून ख़त्म हो गया, लेकिन इस समय विडंबना ये है कि जम्मू में हो, जम्मू के बाहर हो, कहीं पर भी अगर आपको ज़मीन लेनी है, एक नई डेफिनेशन आ गई है कि जी A क्लास डोमिसाइल है आपका, B क्लास डोमिसाइल है आपका, C क्लास डोमिसाइल है आपका या D क्लास डोमिसाइल है आपका। अब जिस समय ये कानून आया तो वहाँ ABCD की कोई परिभाषा नहीं थी। अब A क्लास अगर आपका डोमिसाइल है तो A क्लास डोमिसाइल को आप ज़मीन बेच सकते हैं। तो A क्लास से मतलब ये कि अगर आपका डोमिसाइल स्टेट सब्जेक्ट की बुनियाद पे बना है, B क्लास है कि अगर आपका स्टेट सब्जेक्ट की बुनियाद पे नहीं बना है, C क्लास है कि अगर किसी और बुनियाद पे बना है। तो आपसे ये समझना चाहूँगा कि स्टेट सब्जेक्ट का कानून तो ख़त्म हो गया, उसके बाद इस समय तक ये कहा जा रहा था कि बहुत बड़ी मात्रा में बाहर से लोग आएंगे, ज़मीन खरीदेंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ खरीदेंगे, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि ज़मीन पर स्थिति वैसी की वैसी बनी हुई है, कोई बदलाव नहीं है। एक फ़र्द अगर आपको कटवाना है, वो कटवाने के लिए जो ज़बरदस्त परेशानी आपको आती है अगर आप नई दिल्ली, पंजाब या किसी भी और राज्य से आए हुए आदमी को ज़मीन बेचना चाहते हैं। और हर ज़मीन जो है, जिस समय आप पूछते हैं जी ज़मीन बताइए जिसकी फॉर्म क्या है, ये तो एग्रीकल्चरल लैंड है। नॉन एग्रीकल्चरल जगह पर भी एग्रीकल्चरल लैंड निकल रही है इस समय। सब जगह एग्रीकल्चरल लैंड है, कहीं नॉन एग्रीकल्चरल है ही नहीं। तो एग्रीकल्चरल लैंड में A क्लास को बेच सकता है। तो आपसे समझना चाहूँगा कि स्टेट सब्जेक्ट को अभी भी एज अ डॉक्यूमेंट लैंड रजिस्ट्रेशन के लिए मांगना और ज़मीन के कानून को लेकर बाकी पूरे देश के लोगों को अभी भी ये कहना कि भाई आपको ज़मीन बेची नहीं जा सकती क्योंकि आपके पास A क्लास डोमिसाइल नहीं है, और जहाँ बेचनी है वहाँ का कहना कि जनाब ये तो एग्रीकल्चर की है, ये तो वैसे आपको नहीं बेच सकते। तो आपसे समझना चाहूँगा कि ये जो सब कुछ हुआ था, ये तो इसी आधार पर हुआ था कि हर भारतीय को इजाज़त होगी वो जम्मू कश्मीर में आकर ज़मीन खरीद सकता है। देखिए, जब हमने ये कहा कि 370 और 35A को बैकडोर से रीइंट्रोड्यूस किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में, तो इन्हीं तथ्यों के आधार पे ये स्टेटमेंट्स हम देते थे। तो आपने बहुत खूबसूरती से बयान किया कि ज़मीन के मसले में 35A से उसे रिलेट करके जो ज़मीन की स्थिति है वो क्या है, ग्राउंड सिचुएशन क्या है। जिस तरीके से आपने बयान किया वो कानून से परे की बात है। लॉ डज नॉट डिमांड स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट या डोमिसाइल, नौकरियों के लिए है, लेकिन ज़मीन के लिए ऐसा कोई कानून बना नहीं है। जहाँ तक एग्रीकल्चरल लैंड्स की बात है, देखिए मैंने पहले भी विस्तार से बताया था कि एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट का ओवरराइडिंग इफेक्ट है ऑन ऑल अदर लॉस। उसके हिसाब से एग्रीकल्चरल लैंड खरीदने पे भी कोई प्रतिबंध नहीं है। देयर इज़ नो एक्सप्रेस प्रोविजन। गवर्नमेंट ने ये पोजीशन ज़रूर ली है कि एग्रीकल्चरल लैंड नहीं बिकेगी, वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, लेकिन अगर उसे कानून की कसौटी पे कसा जाएगा तो यू विल फाइंड कि उस पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है। वो हमने स्पेसिफिक सेक्शंस कोट करके कि क्या क्या डिलीट हुआ है, क्या क्या ऐड हुआ, उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्या होगा, इस्टेब्लिश किया था। लेकिन मैंने आपको ये बताया कि देखिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर में एक है
और अनरिटन दूसरा है। अनरिटन चलता है, जो ये साबित करता है कि एलजी मनोज सिन्हा की एडमिनिस्ट्रेशन पे पूरे तरीके से पकड़ नहीं है। अगर कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, अगर ज़मीन की खरीद फरोख्त के लिए कानून को सस्पेंड या कानून से हट के कुछ